Assalamu alaikum, guys. I hope you all are well. This is another session for P1. This time we will be covering October November 2025. That's paper 1 and variant 3. Okay. स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को. हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर. यानी जियोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि लेबर जो है वो घूम फिर सकता है, फ्लेक्सिबल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, आना जाना उसके लिए इजी, अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्स वाई जी कुछ भी. ठीक है. तो ये कह रहा है व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज जियोग्राफिकल मोबिलिटी. तो भाई, ग्रेटर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल जॉब्स, तो वो जा पाएगा, तो उससे तो जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी, राइट. तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा. इम्प्रूव रोड्स एंड कम्युनिकेशन, उससे भी जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बेहतर रोड्स है. इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इससे भी जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ जाएगी. और अगर बात करें डी की, स्ट्रेंथन फैमिली टाइज एंड रिलेशनशिप, तो फिर वो दूर नहीं जा सकेगा ना बीवी बच्चों से. तो ये आपके पास हो गया आंसर हमारा नंबर 1 का डी. नंबर 2 की बात कर लेते हैं. नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, विच वैल्यू डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. हमारे पास डेफिनेशन का पार्ट है. एनवायरमेंटल डैमेज नहीं कैलकुलेट करता, ये आउटपुट ऑफ लेबर नहीं कैलकुलेट करता, प्राइस पेड नहीं कैलकुलेट करता. क्या कैलकुलेट करता है, द बेनिफिट वन कुड हैव हैड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. ठीक है जी. हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3. द डायग्राम शोज पीपीसी. Which position is most likely to lead to the greatest outward shift of PPC? इसने कहा भी ग्रेटेस्ट. अच्छा देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी आ चुका है. कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हमारे पास आ रहा होगा ग्रेटेस्ट आउटवर्ड शिफ्ट. देखो सीधी सी बात है, अगर हम सी पर हैं तो इनसाइड द पीपीसी, तो आउटवर्ड शिफ्ट का सवाल पैदा नहीं होता, हम वेस्टेज पर हैं. ए पर भी हम हैं वेस्टेज पर, तो इसलिए ए और सी होगा गलत. ठीक है. अगर बी की बात करते हैं तो बी में हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स बना रहे हैं. और अगर डी की बात करते हैं तो डी में हम जो है वो कंज्यूमर गुड्स कम कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. तो जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स होंगे उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी. ठीक है ना. तो इसीलिए जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी उतना ही चांसेस है ग्रेटेस्ट आउटवर्ड शिफ्ट का. तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी. नंबर 3 के बाद आ जाता है नंबर 4 बेटा. नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस इन अ मार्केट इकोनॉमी. एक मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज ऐसी है जो प्राइस का फंक्शन नहीं है. ठीक है. प्राइस अलाउज इनकम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. प्राइस से इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं है ना. तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्राइस. अगला वो बोल रहा है प्राइस रैशन स्केर्स रिसोर्स अमंग इकोनॉमिक एजेंट्स. यानी वो क्या करता है, जब प्राइस बढ़ती है तो खुद बहुत डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, और स्केर्स रिसोर्स जो है वो इजीली सबके डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच सकती है, रैशन आउट हो जाती है. कैंसिल हो गया. तो ये प्राइस का फंक्शन था, इसलिए कैंसिल किया हमने. प्राइस राइज एंड फॉल टू रिफ्लेक्ट शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा. प्राइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, सिग्नलिंग फंक्शन, ये भी नहीं होगा. तो इसके हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए. नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा. नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर फ्रेश फिश इन द कैरिबियन with equilibrium point at x. A new type of fishing boat increases production which reduces cost. देखो ये भी एग्जैक्ट सेम रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है. हमारे पास इस पेपर में दो पिछले साल के पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन आ गए. एक ये था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था, और एक क्वेश्चन नंबर 5. ये दोनों पिछले ईयर्स के रिपीटेड एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं. रिमेंबर दैट दीज आर द एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये कह रहा है न्यू टाइप ऑफ फिशिंग बोट इंक्रीजेस प्रोडक्शन. तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ना चाहिए. ठीक है ना. और जो है वो कॉस्ट भी कम हो गई है. ठीक है ना. तो सप्लाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सवाल ये है. ठीक है ना. द क्वेश्चन इज के क्या डिमांड इंक्रीज होगी. एक तरफ से डिमांड का इंक्रीज भी हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर इसने सप्लाई का इंक्रीज भी हमें दिया हुआ है. ठीक है ना. और हम ऑपरेट कर रहे हैं एक्स पर. अब अगर दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो आंसर सी होना चाहिए. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर क्या दोनों चीजें इंक्रीज हो रही, ये देख लेते हैं. इन दोनों सिनेरियो से इन दोनों सिनेरियो से क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बढ़ा है. तो ये सिनेरियो 1 बाय 1 सप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को बढ़ाना है. और ये
डी आंसर कर लेना है, क्योंकि डिमांड तो इंक्रीज हो ही नहीं रही है, इसीलिए हमारे पास 5 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अच्छा भाई, ये भी एग्जैक्ट सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। रिमेंबर, ये भी एग्जैक्ट सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एग्जैक्ट सेम आई एम सॉरी नहीं है ये, इसमें सिर्फ इसने ना नंबर्स चेंज कर दिए बस। इसने क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को चेंज कर दिया। अब देखें जरा, क्वेश्चन बोल रहा है द टेबल शोज मार्केट शेड्यूल फॉर गुड एक्स, ठीक है। इफ क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज बाय 50%, क्वांटिटी सप्लाई को 50% से इंक्रीज करो। क्वांटिटी सप्लाई को 50% से इंक्रीज करता है भाई। 200 का 50% क्या होता है, सॉरी 400 का 50% होता है 200। अब 200 अगर मैं 400 में ऐड करूंगा तो 600 आ जाएगा। 600 इज अनइक्वल टू डिमांड, ठीक है ना। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वांटिटी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 300 का 50% होता है 150, तो मैंने 150 इसमें ऐड किया, तो मेरे पास आ जाएगा 450। 450 इज अनइक्वल टू 200, फर्स्ट टू हो गए कैंसिल। 200 का 50% होता है 100, 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300, एंड 300 इक्वल टू 300 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हमारा आ गया। तो ये है हमारे पास जो इसका आंसर होगा 6 का, वो होगा सी। एट प्राइस 8300 इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। अगर पहले देखें, पहले के सिनेरियो में, पहले के सिनेरियो में हमारे पास कहीं पर भी इक्विलिब्रियम था ही नहीं, ठीक है ना। 400 और 100, 300 और 200, 200 और 300, 100 और 400, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। नंबर 7 में कैलकुलेटर की आपको जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ फिश हैज इंक्रीज फ्रॉम $3 टू 4.80, यानी 1.80 से बढ़ गई, ठीक है ना। 1.80 ये बेसिकली इसका 60% होगा, ठीक है ना, या अराउंड 70% होगा। मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है ना, जो भी है। द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फिश हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 130 यूनिट्स, ठीक है। तो आप, ये हो गया 30%। ये क्या है, 30% परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। फिर प्राइस का कितना परसेंट आ रहा है, प्राइस का परसेंट देख लेते हैं जरा यार। हमारे पास एक दफा कैलकुलेट भी कर ले, ताकि एरर ना हो ना कोई, ठीक है। 3 - 4 नहीं, न्यू 4.8 - 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100। यस, मैंने सही कहा था, 60% ही आ रहा है। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 0.5 आ रहा है हमारे पास आंसर इसका। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये 7 का हमारे पास आंसर हो गया। बड़ा इजी है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नंबर 8 बोल रहा है विच कॉम्बिनेशन शोज फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी प्राइस मैकेनिज्म होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर भी होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें। पब्लिक सेक्टर भी होगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर होता है उसमें। ये मतलब बड़ा लेम था ये, सॉरी, मगर ये इसका परफेक्ट आंसर यही हो सकता है, जो कि है डी, जिसमें तीनों चीजों में यस आ रहा होगा, ठीक है। अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास निकाल लिया आपने इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ब्रेड, व्हाट विल बी द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इफ गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम प्राइस बिलो 5। बिलो 5 की लगाओ मैक्सिमम प्राइस, ये बिलो 5 की आपने मैक्सिमम प्राइस लगाई, तो आपके पास यहाँ पर शॉर्टेज अगर हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये आ जाएगा पॉइंट बी, ये इक्विलिब्रियम था, ये पॉइंट ए आ जाएगा। इसको लिखेंगे क्यू एस, इसको लिखेंगे क्यू डी। क्यू डी विल बी ग्रेटर देन क्यू एस ना, राइट, ठीक है। देयर विल बी एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, ये कहा है इसने। तो आपके सामने को क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई व्हिच क्रिएट्स शॉर्टेज ड्यू टू एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो हमारे पास 9 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी तो हो नहीं सकते, तो कैंसिल आउट करो बाकी को, ठीक है। ये लाइट पर्पल कलर अच्छा लग रहा है यार, इसको इस्तेमाल करते हैं आज।
ठीक है। वाई डू बैंक नोट्स फंक्शन एज मनी? क्यों बैंक नोट्स जो हैं वो एज अ मनी फंक्शन करते हैं? देखो, आपने यहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं चूज करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि भाई ये ड्यूरेबल होता है। भाई ड्यूरेबल जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका फंक्शन नहीं, इसलिए इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है ना। देन दे आर बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है ना। इसलिए ये तो सिक्के भी तो बैक्ड बाय गोल्ड होते हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, इसके अलावा सर आपने बता दिया हमें कि बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, दे हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, सिक्कों की भी होती है। ठीक है ना। ये सिर्फ कह रहा है व्हाई डू बैंक नोट्स फंक्शन एज मनी। तो मनी का एक फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो, जो कि है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। दे आर जनरली एक्सेप्टेबल। अब सिक्कों का क्या होता है, जो कॉइन्स होते हैं वो जनरली हर जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते। आपको जो बड़ा ट्रेड करना होता है ना, ठीक है ना, तो वहां पर आप जनरली बैंक नोट्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटे ट्रेड्स में भी बैंक नोट्स इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए इसने सिर्फ बैंक नोट्स की बात की है। तो यहाँ पर आपके पास जो है, हमारे पास आंसर जो है उसका हो जाएगा सी। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है, नंबर 11। Worker X earns less than worker Y. What is most likely to be true of worker X? They have a longer period of training than worker Y. Possible answer हो सकता था, लेकिन ये कह रहा है X कम अर्न कर रहा है Y के मुकाबले में। ठीक है ना। तो अगर ज्यादा उसका ट्रेनिंग पीरियड होता तो वो ज्यादा अर्न करता, वो तो कम अर्न कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट, दे हैव लॉन्गर वर्किंग डे देन वर्कर वाई। ठीक है भाई, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लॉन्गर वर्किंग डे होगा तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। दे हैव स्किल्स दैट आर मोर इन डिमांड, नहीं, तो इसलिए ये हमारे पास तीनों कैंसिल हो गए। बचा क्या? दे हैव वीकर बार्गेनिंग पावर, तभी उनको कम पैसे मिल रहे हैं। उनकी बार्गेनिंग पावर वीक है, तभी उनको कम पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं बढ़वा सकते वो अपने। ठीक है। अगला है नंबर 12। व्हाट वुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेड यूनियन? अ ग्रोथ इन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। अ ग्रोथ इन मेंबरशिप। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन बनेगी। ठीक है ना। ग्रोथ इन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, इससे ट्रेड यूनियन को क्या फायदा क्या नुकसान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। मतलब इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, तुक नहीं बनता इसका। राइज इन नेशनल मिनिमम वेज, तो फिर तो ट्रेड यूनियन बार्गेन कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि वेज तो बढ़ चुकी है। राइज इन SOL, तो भी वो बार्गेन नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही ना। SOL तो लोगों का बढ़ गया, क्योंकि पैसे बढ़ गए होंगे लोगों के। ठीक है ना। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। नंबर 13 क्या है आपके पास? नंबर 13 है द साइज ऑफ डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री इन जापान has enabled Japanese car producers to be more price competitive than rival car producers. ठीक है, क्या कह रहा है ये? The size of domestic car industry in Japan has enabled Japanese car producers to be more price competitive than the rival car producers, यानी वो ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। हो सकता है उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रहे हो। तो हमारे पास व्हाट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? ए में वो बोल रहा है, अच्छा जी वाह भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर प्रेजेंट इन जापानीज कार इंडस्ट्री, तो ये पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है। मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन जापानीज कार इंडस्ट्री, तो जिसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, उससे तो वो अनकम्पेटिटिव हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लो है तो भी अनकम्पेटिटिव हो जाएगा। जापानीज कार इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, तो भी अनकम्पेटिटिव होगा, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ना, और उसकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। हो गया आंसर। नंबर 14 पे आ जाते बेटा। द टेबल शोज द आउटपुट of cakes from four bakeries A, B, C, D. Which bakery has the highest labor productivity? Output per worker. Output per worker क्या है? 40 number of hours. आप डिवाइड कर लें। ठीक है ना। एक ये आ जाएगा 640 ओवर 40, फिर 750 ओवर 50, फिर 500 ओवर 100।
तो यहाँ पर आ रहा है आउटपुट पर वर्कर 5, यहाँ पर आ रहा है आउटपुट पर वर्कर 4, ठीक है। देन 0 0 कैंसिल हो गया, 5 10s are 50 एंड 5 15s are 75। तो आउटपुट पर वर्कर आ रहा है 15, ठीक है। और इसके बाद बी में क्या आ रहा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 10s are 40, 4 6 are 16 आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये बी आंसर होगा। मैं कुछ भी नहीं कर, सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास 14 का आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा बी, ठीक है। 15 पे आ जाते हैं। The table shows a firm's average revenue and average cost at different levels of output. When all output is sold, which level of output generates the most profit? अब प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखें जरा, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है भाई 5 यूनिट्स हैं, एवरेज रेवेन्यू 10 है, एवरेज कॉस्ट है 30। आपके पास -20 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर आपके पास 10 आ रहा है, और फिर आपके पास 12 आ रहा है। आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो सिंपल है, आपके पास 12 का प्रॉफिट आ रहा है ना, 15 का आंसर आपके पास डी हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता कैलकुलेट करना, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए 20 × 30 करोगे, 2 3 6, 600 आ जाएगा रेवेन्यू। 2 × 18, 90 आ जाएगा आपका कॉस्ट। माइनस करोगे तो तुम्हारा 120 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 90 तो नहीं आएगा, आई एम सॉरी, लेट मी चेक। 2 10s are 20 एंड 2 8s are 16। तो 20 200 और 16 160, 360 आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास एट द एंड ज्यादा प्रॉफिट डी पे ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 15 के बाद आ जाता है 16। व्हाट वुड मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोनोपोली मार्केट मोर लाइकली, कि कब ज्यादा चांसेस है कि मोनोपोली अकर हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंज्यूमर प्रेफर अ वैरायटी ऑफ चॉइस इन प्रोडक्ट्स। तो उस टाइम पे तो मोनोपोली नहीं बन सकती, राइट, क्योंकि वो वैरायटी चाह रहे हैं, मोनोपोली तो वैरायटी नहीं देता। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव, तो उससे मोनोपोली पावर बनने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि आप लार्ज हो रहे हैं, ठीक है। देयर आर लो बैरियर्स, मोनोपोली नहीं बन सकता, मोनोपोली में हाई बैरियर्स होते हैं टू एंट्री एंड एग्जिट। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मोनोपोली नहीं बन पाएगी, राइट। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर आपके पास जो है वो बी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर 16। अच्छा जी, 17 पे चलते हैं हम लोग अभी। एमसीक्यू नंबर 17 को देख लेते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 17 हमसे कह रहा है, विच रोल इज नॉट परफॉर्म बाय अ गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा रोल है जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करता। पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, ये कौन देता है, ओनर ऑफ द फर्म देता है, गवर्नमेंट नहीं करता। प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, गवर्नमेंट करता है, तो गलत होगा। प्रोवाइडिंग स्टेट बेनिफिट, गवर्नमेंट करता तो गलत होगा। सब्सिडाइजिंग मेरिट गुड, गवर्नमेंट करता तो गलत होगा। तो बचा क्या आपके पास, ए बच गया। ए इज द करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स नंबर 18। नंबर 18 आपको क्या क्या कह रहा है, नंबर 18 कह रहा है, a government has stated for the next year it has four main aims: low and stable inflation, providing subsidies to farmers, raising productivity of workers in the public sector, stability in the balance of payment. Which are the two macroeconomic, क्या बात है, इतना आसान सवाल उसने दे दिया यार। मैक्रो इकोनॉमिक एक एम ये है, ये माइक्रो एम है, ये भी माइक्रो एम है, और ये मैक्रो एम है। तो हमारा पास आंसर हो जाएगा बी, 1 and 4। नंबर 19 पे आ जाते हैं बेटा। व्हाट इज नॉट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना। क्या चीज गवर्नमेंट के बजट में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो भाई टैक्स रेवेन्यू तो गवर्नमेंट के बजट का पार्ट है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा।
इसने कहा है नॉट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट बजट। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट का गवर्नमेंट के बजट से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है। फोरकास्ट और गवर्नमेंट बोरोइंग, बोरोइंग बजट का पार्ट है, क्योंकि बोरोइंग फाइनेंस करने के लिए बजट रिक्वायर्ड होगा ना, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट अगर डेप्रिशिएटेड तो गवर्नमेंट रिजर्व्स यूज करता है, उसमें बजट का ताल्लुक नहीं है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अगेन बजट का पार्ट होगी, गवर्नमेंट बजट का, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी 19 का। नंबर 20 पे आ जाते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी? टोटल डिमांड बढ़ानी इकोनॉमी की, क्या पॉलिसी मेजर लगाएं, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ाने के लिए आपको जो है वो, रिमेंबर, मनी सप्लाई बढ़ाते हो इंटरेस्ट रेट गिरता है, मनी सप्लाई गिराते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तुम्हें इस वक्त एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को गिराना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट को गिराने का मतलब ये हो गया इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। अब देखो नोट करो, मनी सप्लाई तुमको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर उसको डिक्रीज करना है तो, इंटरेस्ट रेट को, जो कि सिर्फ सी में अप्लाई हो रहा है। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है ना। यानी तुम्हारे पास पहले तो ये देखो, ये दो तो कैंसिल हो गए, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पर ये गलत है। तो बचा क्या आपके पास, सी बचा। सी हमारा आंसर होगा। डीवैल्यूएशन, सर डीवैल्यूएशन भी समझा दे। करेंसी की वैल्यू को कम कर दो तो इससे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। एक्स बढ़ेगा तो एडी क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से एडी बढ़ जाएगा और टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी राइज हो जाएगी। आ जाओ नंबर 21 पर। नंबर 21 तुमसे क्या कह रहा है, विच सप्लाई साइड पॉलिसी would most likely cause the greatest increase in labor productivity? लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग दे दो, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। अ डिक्रीज, अच्छा वो उसने सी में दिया हुआ भी है, पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए बी और डी दोनों, तीनों, डी पढ़ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट और इकोनॉमी, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, इससे भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही इससे, देखो जरा बेटा। रिड्यूस टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, तब भी लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसे ट्रेन करना होता है, एजुकेट करना होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? Economic growth is a rise in the productive potential or the productive capacity of an economy, that is a growth of real GDP, the growth of real GDP, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के हिसाब से ए देखो गलत, बी देखो, ए बोल रहा है बाय एन इंक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं। बाय एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, नहीं। बाय एन इंक्रीज इन द रियल जीडीपी, यस। बाय एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नो। इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। आपके दिमाग में आएगा सर एजुकेशन अच्छी हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या क्या होता है पार्ट? एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इनकम है। अगर ये तीनों अच्छी हो रही तो सर ग्रोथ आएगी ना भाई, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ जीडीपी से आती है, ठीक है ना। अब अगर वो कहता अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग और जिसमें रियल जीडीपी नहीं दिया हुआ होता, तब भी हम वो आंसर कर सकते थे, क्योंकि वो एक सिंगल इंडिकेटर के हिसाब से बात करा। अगर हमने, आपको याद हो लिविंग स्टैंडर्ड्स का जो चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 23 पर। अ कंट्री एक्सपीरियंसेस अ सिग्निफिकेंट फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट फॉल आ गया। व्हाट इज पॉसिबल एडवांटेज, पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ सच अ फॉल, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लो, फॉल इन लेबर डिस्प्यूट्स, फॉल इन प्रोडक्टिविटी, राइज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बढ़ना डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हेडी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो एक ही आंसर होता है हमारे पास, एक ही डिसएडवांटेज है जो करेक्ट है, राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो कि सी में दूसरे केस में बोल रहा है पॉसिबल एडवांटेज। बाकी तो हो नहीं सकता यहाँ पर, बाकी तीन गलत हो जाएंगे। तो 23 का आपके पास आंसर हो जाएगा सी। 24 पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है 24, कंट्री सीपीआई फॉल्स फ्रॉम 120 टू 110, व्हाट विल बी लाइकली
इफेक्ट ऑफ दिस फॉल, इनकम्स विल फॉल इन रियल टर्म्स, ठीक है ना। इनकम तो रियल टर्म में बढ़ेगी ना, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट गिरना शुरू हो गया, ठीक है। पहले 120% से राइज हो रहा था, अब 110% से राइज हो, तो रियल इनकम तो इंक्रीज होनी चाहिए, गिरनी तो नहीं चाहिए। सेविंग विल फॉल इन रियल टर्म्स, फिर सेविंग्स भी रियल टर्म्स में बढ़ेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कब होता है? जब इन्फ्लेशन राइज हो। उसको काउंटर करने के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइज करवाया जाता है। तो इसलिए आपके पास मेरे बच्चों, जब 3 गलत होगा तो बचा क्या? जो है आपके पास बचा नंबर डी, द रियल वैल्यू ऑफ डेट विल राइज। क्या मतलब है इस बात का? आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। व्हाट विल बी लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस फॉल? क्या कहा उसने कि भाई, अगर आपके पास आपकी जो है वो सीपीआई की फिगर्स जो है वो खराब आ रहे हैं। अब ये बेटा, ये वाला क्वेश्चन समझना इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन समझना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंतहाई जरूरी है। पॉइंट इज के यार, अगर सर लेट्स से आपका सीपीआई जो है वो 120 से आपके पास 110 पे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार आपके पास इन्फ्लेशन का रेट कम होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का रेट जब कम होगा आपके पास, तो जाहिर सी बात है, रियल वैल्यू ऑफ मनी राइज कर जाएगी। और जब रियल वैल्यू ऑफ मनी राइज करता है, आपको पता है क्या होता है? रियल वैल्यू ऑफ मनी जब आपका इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपका जो पैसा है वो एट द एंड स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। सर, ए बी और सी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, गलत हो गया, लेकिन सर वाई डी इज करेक्ट? द रियल वैल्यू ऑफ डेट विल राइज, यानी जो डेट की रियल वैल्यू है वो सर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ना द पॉइंट इज दैट कि एक बात समझो, लॉजिकल, क्या मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो रहा तो डिफ्लेशन आ रहा होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस जो है वो गिर रही होंगी, ठीक है ना। अब जब आपके पास प्राइसेस गिर रही होंगी, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्चुअली एक डिफरेंट सिनेरियो अकर करता है, ठीक है। प्राइस गिर रही है, ओके जी। अब जब प्राइस गिरेंगी तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो ओवरऑल जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो राइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो रियल वैल्यू ऑफ डेट है वो भी राइज होगी, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा, एक सिंपल सा एक पॉइंट है, ठीक है ना। जब आपका जो है वो प्राइस गिरता है ना, तो मनी वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको जो है रीपे मोर, ठीक है ना। रीपे मोर का क्या मतलब है कि आप जो है वो यू नीड टू वर्क मोर आवर्स, एंड यू वर्क मोर आवर्स टू बाय फ्यूअर गुड्स, ठीक है। एंड यू बाय फ्यूअर गुड्स, तो जाहिर सी बात है, आपको पे करना मुश्किल पड़ रहा होगा, ठीक है ना। डिफ्लेशन इज बैड फॉर बोरोवर्स, हम कहते हैं ना यार कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर बोरोवर्स। अब जो बोरोवर्स हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनको रियल टर्म्स में ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हैं। ये वो वाली बात है, ये बोरोवर्स वाली बात है। था आसान पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के अगर मैं आपको नहीं समझाता तो आपके भी दिमाग में नहीं बैठती ये बात। तो आपको जो है वो बोरोवर्स लूज। नंबर 25 पे आ जाता हूँ। The population sizes of 4 countries A, B, C, D are all equal. Which country is most likely to have the highest population growth given the changes in table? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी होगी? जिसका बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका बर्थ रेट क्या हो? ज्यादा हो। तो हमने सबसे पहले इन दो को करेक्ट किया और बाकी दो को रॉन्ग कर दिया। अब हम ऊपर के दो को देखते हैं। डेथ रेट को बढ़ाएंगे अगर, तो पॉपुलेशन तो गिर जाएगी ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैंसिल आउट कर दो, बात खत्म हो गई। अब बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी, जिसमें नेट माइग्रेशन में भी हमारे पास
बी ही करेक्ट होता है, जो कि इंक्रीज हो रही है नेट माइग्रेशन, डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट केस, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी फाउंड इन लेस डेवलप्ड, जो कि कम डेवलप्ड है। भाई लिटरेसी रेट क्या होगा, लिटरेसी रेट लो होना चाहिए, राइट। तो भाई लिटरेसी रेट जो है वो लो कहाँ है, दो जगह पर है। तो आपके पास बाकी वो तो आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इस तरह नहीं करते प्यार से, ये कैंसिल कर दिया हमने। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होनी चाहिए, डेवलप्ड में लो होती है, लेस डेवलप्ड में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो अब आपके पास टर्शियरी सेक्टर में भी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉय होगी, तो इसलिए आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी हो नहीं सकता। व्हाट इज लाइकली बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड नेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी नेशनल लेवल पर आप जो है वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट गारंटीज नेशनल लेवल पे, तो गारंटी ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज सरप्लस का कोई पता नहीं हमें, ठीक है ना। इट इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन अदर इकोनॉमीज, बेनिफिट बोला है इसने तो नुकसान है। इट लेंथन्स इंटरनेशनल सप्लाई चेन, इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ लिविंग। सीधी सी बात है, जब आप स्पेशलाइज करेंगे, नंबर 27 की बात हो रही है बेटा, जब स्पेशलाइज करेंगे तो आपकी जो है वो इनकम्स बढ़ जाएंगी। मोर ओवर आप स्पेशलाइज करेंगे तो चीज सस्ते में बनाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगी, राइट। व्हाट इज नॉट अ लाइकली बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का क्या बेनिफिट नहीं है, कंज्यूमर शुड एक्सपीरियंस लो प्राइस, ये बेनिफिट है, कैंसिल करो। कंज्यूमर शुड हैव ग्रेटर चॉइसेस, ये भी बेनिफिट है, ठीक है। तो अब रह गया सी और डी। फर्म्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फर्म्स को टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बेनिफिट है, ठीक है। तो इसलिए गलत होगा, नॉट अ लाइकली बेनिफिट बोला इसने। तो हमारे पास बचता है सी, फर्म कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। दे कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, तो इज नॉट, दिस इज नॉट द लाइकली बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड, ठीक है ना। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। नंबर 29 पे आ जाते हैं बेटा। Which combination of changes would definitely raise price of Pakistani rupee on the foreign exchange market? डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, पाकिस्तान डिमांड फॉर इंपोर्ट क्या हो जाए, बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जिससे करेंसी डेप्रिशिएट होगी। हमें तो डेप्रिशिएट नहीं करनी ना, हमें तो अप्रिशिएट करनी है। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर सी, सॉरी 29 का आंसर सी। 30, what is a likely government policy to reduce a deficit on the current account of the balance of payment, ठीक है ना। कैसी गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को रिड्यूस कर दे, ठीक है ना। डेफिसिट को रिड्यूस करना है, तो भाई डेफिसिट को रिड्यूस करना है हमें। करंट अकाउंट में क्या आता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम्स एंड ट्रांसफर्स, ठीक है ना। या तो बाहर से इनकम्स आए और हमें देनी कम पड़े, या तो ट्रांसफर हमें मिल रहा है हम नहीं दे रहे, या तो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं वहां से इम्पोर्ट नहीं कर रहे, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हम कर रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसा क्या हम काम करें जिससे जो है आपके पास ये सारी चीजें हो जाए और डेफिसिट कम हो जाए। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हो तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो डेफिसिट और बढ़ेगा ना, राइट। तो इसलिए आंसर नहीं होगा। इंक्रीजिंग ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, वो प्रोडक्टिव होंगे, पर यूनिट प्रोडक्ट सस्ता बनाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपका डेफिसिट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है बी 30 का। रिड्यूसिंग सब्सिडीज, इससे तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, एफिशिएंसी गिर जाएगी। रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, इससे इंपोर्ट ज्यादा आएंगे तो डेफिसिट और बढ़ेगा। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर आंसर बन जाता है बी, दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया मेरे बच्चों आपका पेपर सॉल्व। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।